और मार्केट फेलियर हमने शुरू किया था, हमने क्लास में बहुत डिस्कस किया, एक्सटर्नैलिटीज के सारे ग्राफ्स देख लिए और हमने ये कंक्लूड किया था कि जब भी एक्सटर्नैलिटीज होंगी तो मार्केट विल फेल। दूसरा मेन रीजन मार्केट फेलियर का जो था वो पब्लिक गुड्स था। पब्लिक गुड्स को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया था। ये सारी चीज़ें आपकी होपफुली समझ में आ गई हैं। ये लास्ट लेक्चर होपफुली रिकॉर्डेड भी है अवेलेबल, इसको आप देख लेगा। तो ये दो मेन रीजन हैं वाई मार्केट्स फेल। अब अच्छा, एक पे ना मैं एक बड़ा रीजन लिखवा रहा हूँ जो कि इसको हम कंक्लूड करेंगे नंबर 3 के साथ कि व्हाई डू मार्केट फेल। ठीक है, और उसका एक रीजन ही एक तरीके से, एक रीजन जो है वो क्या है, जो मेन रीजन है वो है बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। जब भी इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा, मतलब एनी कंपटीशन अदर देन द परफेक्ट कंपटीशन, वेदर इट्स अ मोनोपोली, एन ओलिगोपोली और अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मार्केट्स आर बाउंड टू फेल। किस तरीके से? अच्छा, मार्केट फेलियर को हमने डिफाइन भी ऐसे किया था कि यहाँ पे जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस है, जो हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेस हैं थोड़ी बहुत, उनको आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मार्केट अपने आप पर अगर छोड़ दी जाए तो वो सही तरीके से हमारी रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं कर रही, तो इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और क्योंकि अब हम एफिशिएंसी को प्रॉपर पढ़ चुके हैं, इससे पहले एफिशिएंसी आपको याद होगा, एलोकेटिव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, ये दो चीज़ें एक साथ हम प्रॉपर तरीके से पढ़ चुके हैं। तो हमें पता है कि व्हेन वी आर एलोकेटिवली एफिशिएंट एंड व्हेन वी आर प्रोडक्टिवली एफिशिएंट, तो अगर वी आर नाइदर प्रोडक्टिवली एफिशिएंट नॉर एलोकेटिवली एफिशिएंट, then definitely as a firm we are failing, and if the whole market में यही प्रैक्टिस है तो पूरी मार्केट फेल कर रही है। इम्परफेक्ट कंपटीशन का हमें जो बेसिक ग्राफ अगर याद हो, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड ग्राफ हमें पता है, और हमें ये भी पता है कि ये डिमांड ग्राफ जो है एवरेज रेवेन्यू शो करता है। यहाँ हम क्वांटिटी शो करते हैं, ऑरिजिन, रेवेन्यूज एंड कॉस्ट्स। ओके, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमने एक चीज़ देखी थी कि जो एवरेज रेवेन्यू है वो इक्वल नहीं है मार्जिनल रेवेन्यू का। तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ग्राफ जो है वो डिफरेंट है। दिस होल्ड्स ट्रू फॉर एनी इम्परफेक्ट कंपटीशन। और बस उसकी इलास्टिसिटीज हमने कहा था डिफरेंट होती रहेंगी। ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, और आप वहाँ बनाएंगे जब एमसी और एमआर इक्वल है, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज होते हैं, एमसी और एमआर। इस पॉइंट पे क्यू नॉट यूनिट्स विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, एक सेकेंड, क्योंकि अच्छा इतना तो आपको पता ही है कि यार यहाँ से प्राइस आएगी, ठीक है, दिस विल बी द मार्केट प्राइस एंड दिस विल बी द मार्केट क्वांटिटी। सॉरी, मुझे बताएगा कि आर वी एलोकेटिवली एफिशिएंट इस वक्त? आर वी एलोकेटिवली एफिशिएंट? Yes or no? Are we allocatively efficient? No, we are not. क्यों नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि जरा सा एक साइड नोट कि टू बी एलोकेटिवली एफिशिएंट, एलोकेटिव एफिशिएंसी वहां होती थी जहां पे हमने कहा था कि डिमांड और सप्लाई इक्वल हो, और डिमांड बेसिकली आपका एवरेज रेवेन्यू है। उसको मैंने तीन चीज़ों में डिवाइड किया था, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, या एवरेज रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, या बेसिकली प्राइस शुड बी इक्वल टू एमयू। ये कहा था हमने, और सॉरी एमयू नहीं, सॉरी एमसी, मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू से प्राइस मिलती है आपको, दोनों इक्वल होने चाहिए। नॉर्मली एमसीक्यू में पी इज इक्वल टू एमसी आपको दिखेगा, तो वो भी एलोकेटिव एफिशिएंसी का ही पॉइंट है। यहाँ पे नहीं हो रहा क्योंकि सप्लाई कर्व ये है, डिमांड कर्व ये है। डिमांड सप्लाई की इंटरेक्शन से क्वांटिटी जो बननी चाहिए थी वो थी क्यू स्टार,
ठीक हो गया। और बनेगी कितनी क्यू नॉट, तो द मार्केट इज एलोकेटिवली इनएफिशिएंट। और अभी तो हम प्रॉफिट्स की बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे कि प्रॉफिट है या लॉस है या जो भी है। हमने सिर्फ क्वांटिटी देख के बता दिया हमने भाई कि ये मार्केट इनएफिशिएंट है। This is not allocating the resources in the most efficient manner possible, and the most efficient manner possible is decided by the interaction of demand and supply. वो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उतनी क्वांटिटी बननी चाहिए थी, नहीं बन रही, तो वी आर सॉरी टू से बट वी आर इनएफिशिएंट। कि ये जो एरिया है ये आपको याद होगा कि यार हमने डिस्कस किया था कि ये सारा एरिया, ये एरिया क्या है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? डेड वेट लॉस, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। अच्छा यहाँ ना इस एरिया के साथ लिख भी देते हैं कि यार ये डेड वेट लॉस है। डेड वेट लॉस का मतलब लॉस टू सोसाइटी, ठीक है। और आपको पिछले लेक्चर से याद होगा कि फर्म्स प्रोड्यूसिंग अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन आर नाइदर एलोकेटिवली एफिशिएंट, वो आपने देख भी लिया, नॉर प्रोडक्टिवली एफिशिएंट। प्रोडक्टिवली भी इनएफिशिएंट होते हैं, एलोकेटिवली भी इनएफिशिएंट होते हैं। तो मार्केट फेलियर के सवाल पे आप एक नंबर 1 मतलब ये एक रीजन बड़ा बेहतरीन समझा सकते हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन लीड्स टू मार्केट फेलियर। अब सवाल ये है कि चले एक तो ये हो गया डायग्रामेटिकली आप शो कर देंगे और एफिशिएंसी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी याद होगी, मैं उस पर वापस नहीं जा रहा। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहाँ होती थी, मुझे वो पॉइंट बता दें। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी जिस तरह की हमने लिखा कि एलोकेटिव एफिशिएंसी वहां होती है जहां P इज इक्वल टू MC है, तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहाँ होती है, याद है किसी को? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मिनिमम ऑफ AC, बिल्कुल ठीक है, और AC इक्वल टू MC, बेहतरीन हरीश, बिल्कुल मिनिमम ऑफ AC। और वो एक्चुअल में वो पॉइंट हो जाएगा, मिनिमम ऑफ AC वुड बी द पॉइंट जहां मार्जिनल कॉस्ट कट करती है एवरेज कॉस्ट को, बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट कट्स द एवरेज कॉस्ट एट इट्स मिनिमम पॉइंट। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं बोलूं कि एवरेज कॉस्ट जो है वो यहाँ आ रही है, एवरेज कॉस्ट यहाँ है फॉर एग्जांपल, तो एवरेज कॉस्ट का मिनिमम जो पॉइंट है उसको नीचे लेके जाएंगे, तो उससे अगर क्यू नॉट यूनिट्स आ रहे थे तो क्यू नॉट बनना चाहिए था, जो क्यू पी कर ले, क्यू प्रोडक्टिव एफिशिएंट है, क्यू पी बनने चाहिए थे, क्यू पी भी नहीं बन रहे, तो प्रोडक्टिवली अनएफिशिएंट है, बिकॉज यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एट द मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट। आपकी एवरेज कॉस्ट तो यहाँ आ रही है, ठीक है ना, जिस क्वांटिटी को आप बना रहे हैं उस पर एवरेज कॉस्ट ये आ रही है सी नॉट। ठीक हो गया, तो आप बता सकते हैं कि यार ये सारी जो फर्म्स है ना जो कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में डील करती हैं, दे आर वेरी इनएफिशिएंट, दैट्स व्हाई द मार्केट इज फेलिंग। ठीक है, बिकॉज मार्केट इज नॉट एलोकेटिंग द रिसोर्सेज एफिशिएंटली। और बड़ा आप समझा सकते हैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है आपसे। एक मैं चीज़ लीक भी कर दूं, मार्केट फेलियर का क्वेश्चन आपकी मिड टर्म में है, ज़रूर है, और उसको ज़रूर अटेम्प्ट करेगा मैं, क्योंकि यार ये 2-3 टॉपिक्स हैं ना जो मैंने आपको पहले ही बोला, यार ये ना जिंदगी बचा लेंगे आपकी ए टू इकोनॉमिक्स में, खासतौर पर पेपर 4 में कुछ टॉपिक्स में स्ट्रॉन्ग कर ले यार कि उस पर कुछ भी आ जाए आप कर सकें। और एक दो लोगों ने मुझसे पूछा भी कौन सी बुक से पढ़ सकते हैं, तो उसका अच्छा जवाब ये आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, और सारी इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो बिल्कुल ठीक है। बुरी बात यह है कि यार जो इकोनॉमिक्स की जो रिकमेंडेड बुक कैम्ब्रिज की तरफ से है वो उसमें बहुत कम चीज़ें कवर्ड है वो, और उसकी लैंग्वेज भी बड़ी अच्छी नहीं है, तो उसमें समझ में नहीं आती चीज़ें, जो कि ब्रायन टिटली और सूजन ग्रैंट वाली है। तो सूजन ग्रैंट वाली बुक से नहीं पढ़ना आपने, पढ़ ले तो कोई बुरी बात नहीं है, मतलब अच्छी बात है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको। नॉर्मली जॉन स्लोमैन एक बुक है, आपको पता होगा, और मैं लिख भी देता हूँ, आपकी लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, आप किसी दिन आगे इशू करा के कर ले जाएं वापस, तो ये अलाउ कर देंगे मेरे ख्याल से। जॉन स्लोमैन, और दूसरी है लिप्सी एंड क्रिस्टल। एक तो ये बुक्स अगर आप लोग देख लें तो वो अच्छी बात है। बुरी बात इनमें क्या है कि इनमें एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ी जो आपके सिलेबस से बाहर है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने क्लासेस ली हैं तो आपको याद होगा कि हमने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, या उससे बेहतर है कि आप सिलेबस खोल के भी देख सकते हैं अगर थोड़ी जहमत करें, वो ऑनलाइन पब्लिकली अवेलेबल चीज़ है। ठीक है, तो रीडिंग करें, रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल करें। जहाँ तक रही नोट्स की बात, मिड टर्म से पहले इंशाल्लाह आपको मिड टर्म के टॉपिक्स के नोट्स मिल जाएंगे ताकि आप कुछ उससे ही पढ़ लें।
एक हफ्ता तो एटलीस्ट मैं चाहूँगा आपको मिल जाए नोट्स के साथ भी, लेकिन बुक पढ़ लें प्लीज़, बुक पढ़ लें, बुक की अलग वैल्यू है। अगर बुक की सॉफ्ट कॉपीज़ चाहिए आपको तो मुझे बता देगा, ग्रुप पे मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूँगा, इंटरनेट पे अवेलेबल है सॉफ्ट कॉपीज़ इसकी। खुद भी ढूँढेंगे तो मिल जाएगी आपको, नहीं मिले तो मुझे बता देगा। और हार्ड कॉपीज़ जो आपके हैं वो लाइब्रेरी में, ये दोनों अवेलेबल है, इसके अलावा दसों बुक्स अवेलेबल हैं। आप कोई सी बुक से पढ़ सकते हैं, सारी सब में एक ही चीज़ लिखी है, बट डेप्थ डिफरेंट तरीके से। ठीक है, तो ये डिस्कसिंग मार्केट फेलियर, मार्केट फेलियर के तीन मेन रीजन हमने पढ़ लिए। सिनेरिटीज को हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है, पब्लिक गुड्स हमने सही से डिस्कस कर लिए हैं। तीसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा। एक तो आपने डायग्रामेटिकली शो कर दिया कि मार्केट विल फेल डेफिनेटली, बिकॉज आप उससे पहले एलोकेटिव और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी समझा चुके होंगे। अल्लाह करे क्वेश्चन 25 मार्क्स का पूरा आ जाए जो एफिशिएंसी और मार्केट फेलियर और सब कुछ को कवर करे, तो आप सब कुछ बोल सकते हैं उसको, अटेम्प्ट करने में कोई टेंशन ही ना हो आपको। ठीक है, और 25 मार्क्स अटेम्प्ट करिएगा। मैं रिकमेंड करता हूँ नॉर्मली कि 25 मार्क्स वाला अटेम्प्ट करें, क्योंकि दूसरा जो ऑप्शन है वो है 12 और 13 वाला। 12 और 13 में जो डिवाइडेड है सेक्शन बी में क्वेश्चंस, उसमें आप एग्जामिनर को मौका देते हैं कि वो 2 बार आपके मार्क्स काट सके। 25 मार्क्स वाले में उसके बाद एक ही बार मौका होता है। तो मुझे जनरली लगता है कि 25 मार्क्स वाला रिलेटिवली ईजियर है। ऊपर से लोगों को डर लगता है 25 मार्क्स वाला अटेम्प्ट करने से, तो कम ही लोग अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन करना चाहिए। मिड टर्म में ट्राई करेगा अटेम्प्ट करके, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में भी आए कि मार्क्स कितने आ रहे हैं, वो तैयारी करके आएगा। मिड टर्म हो अच्छा कर आना तो है नहीं, मिड टर्म आपको घर पे ही होना है, तो आप आराम से छाप सकते हैं किसी भी बुक से। हम इन्विजिलेट करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन हमें पता है कि हम फेल करेंगे। मत छापेगा प्लीज़, फ़ायदा नहीं है कोई किसी को, मतलब शायद एक फ़ायदा हो कि घर वालों को लगे कि आपको आता है जो आपको नहीं आता, लेकिन उसके अलावा कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। वो 2-4 महीने बाद उनको एक्चुअल रिजल्ट दिख जाएगा। तो बेहतर है कि इस मिड टर्म को या क्विज़ेस को जो भी ऑनलाइन हो, उसको ट्रीट करें एज अ क्विज फॉर योर ओन सेल्फ, ताकि आपको समझ में आए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया। अच्छा, इम्परफेक्ट कंपटीशन में एक चीज़ और क्या है, वो एक चीज़ कि ये जनरली बुरा समझा जाता है। उसका रीज़न क्या है? इम्परफेक्ट कंपटीशन में मैं इसको लिख देता हूँ वापस से यहाँ पे। इसमें सबसे बड़ा मसला नंबर 1 जो है वो ये है कि देयर इज इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन गैप है। कंज्यूमर्स को नहीं पता ये जो चीज़ आप बना रहे हैं कितने की बनी है, उनको नहीं पता कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या थी, मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या थी, और उनको नहीं पता कि आपके क्या प्रॉफिट मार्जिन है। उन आप जितने का बेच रहे हैं वो बस खरीद रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस एक चीज़ होती है ना, पाकिस्तान में तो जनरली कम है क्योंकि इंश्योरेंस को हराम समझते हैं हम। अब वो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि कितना हराम और कितना हलाल है, बट बाहर मुल्कों में खासतौर पे इंश्योरेंस जहाँ पे एक चीज़ है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस भी है, और प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती हैं, जुबली फॉर एग्जांपल। तो वो लाइफ इंश्योरेंस एक चीज़ होती है, हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस का मसला क्या है कि आपको नहीं पता वो हेल्थ फैसिलिटीज़ कितने की है। मतलब कि वो जो प्राइस चार्ज हो रही है हेल्थ फैसिलिटीज को देख लें, इंश्योरेंस को भी छोड़ा। अगर कोई भी हेल्थ फैसिलिटी, कोई डॉक्टर जो है फॉर एग्जांपल, वो आपसे क्या चार्ज कर रहा है, आप यू आर बाउंड टू पे। आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, नेसेसिटी बन गई है आपकी। दूसरा, आपको ये नहीं पता कि वो मार्जिन रख क्या रहा है, और वो जो चीज़ कह रहा है आपको अग्री करना पड़ेगा उससे। मतलब उसने आपको कोई दवा लिख के दे दी, तो बहुत ही कम लोग होंगे जो क्रॉस चेक करें किसी और के पास जाएं। यू मतलब खासतौर पे जो गरीब लोग या वो लोग जो कि अनअवेयर हैं चीज़ों से, वो दे वुड हैव टू एक्सेप्ट। इंफॉर्मेशन गैप है बहुत ज़्यादा। इंफॉर्मेशन गैप से मसला क्या आता है कि it always leads to consumer exploitation। कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होता है जब भी इंफॉर्मेशन गैप होता है, और ये आप किसी भी मार्केट में देख सकते हैं। कोई चीज़ इतनी प्राइस पे क्यों है, और उसका रीज़न ये है कि वहाँ कंपटीशन कम है, कंपटीशन इम्परफेक्ट है। अगर कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो जाए, परफेक्ट हो जाए, हर बंदा सेम चीज़ बेचे, सेम प्राइस हो, तो कोई टेंशन ही ना, कोई प्राइस को इन्फ्लुएंस ही ना कर सकता हो। जितना ज़्यादा इम्परफेक्ट होगा उतना ज़्यादा मसला होगा। मतलब आप जितना फर्म्स कम होती रहेंगी, मोनोपोली में सबसे ज़्यादा मसला है, ओलिगोपोली में भी मसला है। और ओलिगोपोली अगर कोल्यूसिव हो जाए, कोल्यूसिव ओलिगोपोली इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अ मोनोपोली। क्या बोल रहा हूँ मैं?
collusive oligopoly, an oligopoly where the players, where the firms collide और वो एक मिलजुल के फैसले करते हैं, they मतलब in reality they act like a monopoly. तो वो भी एक मोनोपोली बन गई है. इसीलिए गवर्नमेंट जो कंपटीशन प्रमोट करती है और ये जो कॉल्यूजन वाले जो चक्कर हैं इनको बैन करती है. कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन मेन रीजन है जिस वजह से इम्परफेक्ट कंपटीशन में आप समझा सकते हैं कि नॉर्मली. अच्छा, इसको भी देखें, अगर आप यहाँ पे अगर देखें, जो हम एलोकेटिव एफिशिएंसी वाली बात कर रहे थे, क्यू स्टार बनना चाहिए था एट अ प्राइस ऑफ पी स्टार. तो मतलब कि if the market was allocatively efficient, it would have been charging a lower price and it would have been selling more goods. बात समझ में आ रही? तो मार्केट में चीजें सस्ती मिल सकती हैं और ज्यादा मिल सकती हैं. कंज्यूमर को दोनों साइड से फायदा है, ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करने को मिलेगी और प्राइसेस भी कम हो जाएंगी अगर वो एलोकेटिवली एफिशिएंट हो. बट दे डिसाइड नॉट टू बी एलोकेटिवली एफिशिएंट. इसका जवाब क्या है कि why are the firms in an imperfect competition allocatively inefficient? क्या जवाब होगा आपके लिहाज से? Why are firms working under imperfect competition are allocatively inefficient? बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्रॉफिट मैक्सिमाइज जो है करना उनका मकसद है जिंदगी का, तो वो बनाएंगे MC इक्वल टू MR पे. वो उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो वो MC इक्वल टू MR पे बनाएंगे. यहाँ पे इससे ये क्वांटिटी आएगी. अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उनका एम नहीं होता तो यहाँ पे बनाते. मतलब कि कैन वी आर्ग्यू कि एक पब्लिक फर्म जो है, पब्लिक फर्म मतलब कि फर्म दैट इज अंडर द पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट जिसको रन कर रही है, पब्लिक फर्म जो है वो एलोकेटिवली एफिशिएंट होती है. क्यों? क्योंकि पब्लिक फर्म का तो मकसद ही नहीं होता कि वो प्रॉफिट कमाए, है ना. ये तो हमने एएस में पढ़ा था ना कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर फर्म्स हैं उनका मेन मकसद क्या था? व्हाई डू दे एग्जिस्ट? जॉब्स कह सकते हैं. मेन मकसद क्या था? सर वेलफेयर. वेलफेयर. किसका वेलफेयर? पब्लिक का वेलफेयर. उनका मकसद था कि लोग खुश रहें, लोगों को जॉब्स मिले, प्राइसेस कम हो, सस्ती चीज़ें मिले. जैसे कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि TCS को हमने कहा था पाकिस्तान पोस्ट से कंपेयर कर लें. पाकिस्तान पोस्ट का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है ऑन पेपर, तो वो तो यही है कि आप सस्ती चीज़ें बेचें और ज़्यादा लोगों को दें, टू मेक द सर्विस अवेलेबल टू एज मैनी एज पॉसिबल एट अ लोअर प्राइसेस. ठीक है. और पब्लिक वेलफेयर, तो मतलब कि पब्लिक सेक्टर फर्म जो है वो कहाँ बनाएगी थ्योरेटिकली? वो वहीं बनाएगी जहाँ डिमांड सप्लाई इक्वल है. ठीक है. वो एलोकेटिवली एफिशिएंट होनी चाहिए या वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होगी, वो एवरेज कॉस्ट कम रखेगी. क्या ऐसा होता है जनरली? जनरली ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता? यहाँ आ जाती है कौन सी एफिशिएंसी? इनएफिशिएंसी, एक्स इनएफिशिएंसी. वो एक्स इनएफिशिएंसी भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि वो डेलिबरेट है एक तरीके से कि दे चूज टू बी इनएफिशिएंट. उनका मकसद प्रॉफिट कमाना भी नहीं है. और एक इवेंचुअली ना, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा याद हो, हमने एएस में यही पढ़ा था कि इनका जो इतना बुरा हाल है उसकी वजह यही है कि इनको प्रॉफिट नहीं कमाने. मतलब देखें, जो पब्लिक सेक्टर फर्म्स हैं उनमें ज़्यादा प्रॉफिट अगर उन्होंने कमा भी लिया तो जो डायरेक्टर है उनको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो शेयर होल्डर नहीं है, उनको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, वर्कर्स को कोई प्रमोशन नहीं मिलेगी. तो वो क्यों करेंगे मेहनत? मतलब when there is no incentive to work hard, will you work hard? The answer is no. Generally no. Almost everywhere no. क्योंकि लोगों को कोई इंसेंटिव चाहिए होता है ना काम करने के लिए. आपने इंसेंटिव ही नहीं रखा.
आपने क्या किया कि बोला कि प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, और परफॉर्मेंस बेस्ड ना ही कोई अप्रेजल है ना ही कोई प्रमोशन है, तो जो जितनी भी फर्म्स है वो जनरली दे बिकम इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर में, बिकॉज देयर इज नो प्रॉफिट मोटिव, तो देयर इज नो कंपटीशन, कोई टेंशन नहीं है उनको। अच्छा, यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन की और इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन की, ये जनरली इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स भी हो जाए। जितनी भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं कि फॉर एग्जांपल आपको दिखाएंगे आप रेड बुल फॉर एग्जांपल पी के उड़ रहे हैं, नहीं यार वो मिसलीडिंग तो नहीं है, वो तो मतलब आप अज्यूम कर लें, लेकिन जनरली जो कि चीज़ को एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ग्लोरीफाई करते हैं किसी चीज़ को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, वो मिसलीड करती है। मतलब जब आप कंज्यूम करने जाते हैं तो आपको रियलाइज होता है यार कि वो सेटिस्फेक्शन लेवल है नहीं जो कि आप परसीव कर रहे थे। ये हमने वहाँ भी डिस्कस किया था जब हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे थे। ठीक है, ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ये सब इवेंचुअली लीड्स टू कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन का बहुत लिख सकते हैं आप, ये डायग्राम बना सकते हैं, आप एलोकेटिव प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के ऊपर बोल के बता सकते हैं कि यार ये दोनों तरीके से इनएफिशिएंट है। फिर यहाँ इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन वाली बात को आप लेके घूम सकते हैं, और आप कोल्यूजन वाली बात भी कर सकते हैं फॉर ओलिगोपोली, उन्होंने कोलाइड कर लिया तो कंपटीशन कम होगा, कंपटीशन जितना कम होगा कंज्यूमर उतने ज़्यादा एक्सप्लॉइट होंगे। तो जनरली इट ऑल लीड्स टू कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया पूरा मार्केट फेलियर। इसमें मार्केट फेलियर में और कुछ नहीं है, बस इन्हीं सब चीज़ों को घुमा फिरा के आपने बताना है, एक्सटर्नैलिटीज, पब्लिक गुड्स और इम्परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा, उसके साथ जो है वो क्या चीज़ है वो हमें देखनी है। वो क्या है? वो है द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन के वेज जो है ये बिल्कुल सारे वही हैं जो हमने एएस में पढ़े थे। एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन एएस का हमारा डिटेल्ड टॉपिक था माइक्रो में, और ज़रा सा मैं याद दिला दूँ कि हाउ यूजुअली द गवर्नमेंट नॉर्मली इंटरवीन। आपको याद होगा एक तरीका था प्राइस कंट्रोल का। प्राइस कंट्रोल से मुराद क्या था? जहाँ मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस की बात करते थे। ठीक है। अच्छा, ये देखा गया है कि ये ना इस पे सिलेबस का फोकस थोड़ा सा कम है और पास सिलेबस का फोकस भी थोड़ा कम है, लेकिन सब भी इसको हम देखेंगे तो उसी तरीके से जैसे देखना चाहिए। प्राइस कंट्रोल्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। गवर्नमेंट टैक्सेस यूज़ कर सकती है, और माइक्रो लेवल पे जो हम टैक्सेस लगाते हैं जनरली वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। गवर्नमेंट सब्सिडीज यूज़ कर सकती है, जहाँ पे अंडर प्रोडक्शन है वहाँ सब्सिडीज लगाएगी, जहाँ ओवर प्रोडक्शन है वहाँ टैक्सेस लगाएगी। सिमिलरली अब गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशन भी कर सकती है, जैसे कि उसमें कि अगर फॉर एग्जांपल मतलब कंपटीशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दे। जो कंपटीशन पॉलिसीज कुछ मुल्कों की, पाकिस्तान की भी है, जिसमें गवर्नमेंट्स कभी कभार बैन कर देती हैं मर्जर एंड टेक ओवर, या कॉल्यूजन्स को बैन कर देती हैं। क्यों बैन करती है गवर्नमेंट टेक ओवर को, मर्जर को या कॉल्यूजन्स को? क्या फ़ायदा? क्यों गवर्नमेंट इंटरवीन क्यों कर रही है? एक दो फर्म्स के आपस में डिसीजन है कि दे वांट टू मर्ज टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू फर्म, गवर्नमेंट को क्या मसला है इसमें?
क्या नुकसान होगा अगर ये मर्जर टेक ओवर होगा? पब्लिक इंटरेस्ट अवॉइड मोनोपोली, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। टू अवॉइड, बिल्कुल ठीक है। जितनी देखिए मर्जर टेक ओवर के बाद फॉर एग्जांपल फर्म बड़ी हो जाएंगी, जितनी बड़ी फर्म है, जितना बड़ा साइज ऑफ फर्म है, उतना ज्यादा उसके पास पावर है टू इन्फ्लुएंस द मार्केट, तो गवर्नमेंट की कभी भी नहीं चाहेगी। गवर्नमेंट का जो बेस्ट पॉसिबल केस सिनेरियो वो तो परफेक्ट कंपटीशन है। जब फर्म इतनी छोटी है कि वो मार्केट को तंगी नहीं कर सकती और बहुत ज्यादा कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है। और अगर इम्परफेक्ट है भी तो गवर्नमेंट चाहिए कि जितना कम इम्परफेक्ट है उतना अच्छा, मोनोपोलीज ना बने, ठीक है। तो कंपटीशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर सकती है गवर्नमेंट। सिमिलरली लॉज रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट्स जो कि बिल्कुल हैं, कंज्यूमर कोर्ट लॉ है, तो वो ये कहता है कि आपने कोई भी जाली इश्तेहार नहीं छापना, एडवर्टाइजमेंट जो है वो खराब ऐसी ना हो जो कि मिसलीड कर रही हो कंज्यूमर्स को। आप फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं कि ये जो वॉच है ये वाटर प्रूफ है, लेकिन आप गए पानी में लेके और वो खत्म हो गई, तो बड़ा मसला है। तो ऐसी इसके खिलाफ गवर्नमेंट रूल जो है वो चीजें करती है, इंटरवीन करती है मार्केट में, बिकॉज मार्केट लेफ्ट ऑन इट्स ओन इज फेलिंग, ठीक हो गया। और गवर्नमेंट जो है वो फाइनली जो सबसे लास्ट रिजॉर्ट होता है ना गवर्नमेंट का, लास्ट रिजॉर्ट वो क्या होता है कि वो नेशनलाइजेशन कर दे। और नेशनलाइजेशन जो है वो भी बड़ा वर्ड है, क्योंकि नेशनलाइजेशन नॉर्मली जब हम बोलते हैं तो वो पूरी इकोनॉमी के लिए लग रहा होता है। नेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है कि आप किसी ऐसी फर्म को जो कि प्राइवेट सेक्टर में उसको खरीद लें, उसको पब्लिक सेक्टर के अंदर ले आए। और इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करे कि वो डायरेक्ट प्रोविजन करेगी, या इसको ना गवर्नमेंट डिसाइड करे कि वो डायरेक्ट प्रोविजन करेगी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोविजन मतलब प्रोवाइड करना, तो गवर्नमेंट बोले कि हम खुद ही प्रोवाइड करेंगे, मार्केट तो फेल कर रही है, तो वी विल प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज। ये समझ ले लास्ट रिजॉर्ट है, सबसे बड़ा फैसला है कि पहले तो यहाँ ऊपर तो आप तंग कर रहे हैं सिर्फ ना प्राइवेट फर्म्स को कि आपने प्राइस कंट्रोल लगा दिया, सब्सिडी दे दी, या सब्सिडी तो खैर अच्छी बात है, टैक्सेस लगा दिए, कंपटीशन पॉलिसी लगा दी, लॉज रिगार्डिंग द एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी बना दिया। इस सब से भी अगर काम नहीं बना और गवर्नमेंट को लग रहा है कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, मार्केट फेल कर रही है, और गवर्नमेंट को लगता है कि यार दिस इंडस्ट्री इज टू क्रूशल टू लीव ऑन द प्राइवेट सेक्टर, तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि या तो नेशनलाइज कर ले पूरी इंडस्ट्री को, या वो ये करे, इसको या कर देना ये बेसिकली है डैश है क्या कि वो डायरेक्टली प्रोवाइड करे गुड्स एंड सर्विसेज साइमल्टेनियसली। मतलब वो बोले ठीक है, अगर आप आगा खान अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम जिना हॉस्पिटल खोल देंगे, सही है, अगर आप टीसीएस अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम पाकिस्तान पोस्ट कर देंगे, आप एयर ब्लू अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम पीआईए कर देंगे, खैर आप यही भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट जो है वो क्या ये एक तरीके से साइमल्टेनियसली पैरेलली अपनी कोई सर्विस ले आए, अपना प्रोडक्ट ले आए और मार्केट को फेल होने से बचा ले। So these are the few things which the government can do to keep a market from failing. मार्केट फेल जो हो रही है उसको बचा लें। अच्छा, मुझे बताएं कि जो शुरू के 3-4 पॉइंट्स हैं, याद है आपको? प्राइस कंट्रोल के ग्राफ वगैरह, मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस, इनडायरेक्ट टैक्सेस के ग्राफ्स, सब होती हैं। मल्टीपल पॉइंट वही होता है, गवर्नमेंट जब मोनोपोली ना बना ले।
ओके, तो मैं आवाज तो आ नहीं रही, साउंड ही बंद किया अपना। ठीक, उसके अलावा जी बाकी लोग क्या सीन है, मुझे ये बताएं कि जरा स्टार्ट करते हैं हम इसको, हम शॉर्टली देखेंगे, इसको आप रिवाइज करना है सारी चीज़ों को एएस से, ये सब एएस के पार्ट है, ठीक है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए चीज़ें। मैक्सिमम प्राइस, जी प्राइस सीलिंग, मैक्सिमम प्राइस, जो बताएं कि मैक्सिमम प्राइस को प्राइस सीलिंग भी कहते हैं। और अगर आपको याद हो तो मैक्सिमम प्राइस क्यों लगती थी, मकसद क्या था मैक्सिमम प्राइस लगाने का, ये दोनों को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस को हम कहते हैं प्राइस कंट्रोल्स। द गवर्नमेंट is controlling the price. Government is not allowing the market to decide a price on its own, जो कि मार्केट डिसाइड कैसे करती है, डिमांड सप्लाई की इंटरेक्शन से। तो डिमांड और सप्लाई की इंटरेक्शन से जो प्राइस आ रही है, ये प्राइस पी नॉट, गवर्नमेंट को लगता है कि ये प्राइस सही नहीं है, ये सही नहीं है, और गवर्नमेंट को लगता है ये प्राइस बहुत ज्यादा है, दिस कमोडिटी शुड बी सोल्ड एट अ लोअर प्राइस। ये होगी कोई बेसिक नेसेसिटी। चीनी फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में भी ये मसला चल रहा है ना, ये केस प्रॉपर चल रहा है कि मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 100 पर केजी है, और गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ये क्योंकि इतनी नेसेसरी चीज़ है और इतना बड़ा प्रोपेगेंडा और इतनी चीज़ें हुई हैं अभी रिसेंटली चीनी के ऊपर, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई ये 70 की होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा दिस शुड बी द मैक्सिमम प्राइस एट विच दिस कमोडिटी कैन बी सोल्ड। तो क्या आपको लगता है, विल दिस पॉलिसी बी इफेक्टिव? नहीं सर, शॉर्टेज होगी। बिल्कुल ठीक है, शॉर्टेज होगी, क्योंकि इस प्राइस पे होगा क्या, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही होगी, क्वांटिटी सप्लाइड कम आ रही होगी, तो यहाँ पे एक शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। ऐसा ही हुआ है अभी चीनी के साथ कि जब उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा नहीं आप 70 का बेचें, तो लॉ ऑफ सप्लाई प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो गई, क्वांटिटी सप्लाइड कम होने की वजह से शॉर्टेज क्रिएट हो गई है, और उस लोअर प्राइस पे तो बहुत लोग रेडी थे कंज्यूम करने के लिए। इसको ऐसे कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इनिशियल जो क्वांटिटी ट्रेड हो रही थी वो 2 मिलियन थी, और आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ द मैक्सिमम प्राइस 5 मिलियन वॉज द क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि प्राइस भी कम है, लेकिन उस वक्त सप्लाई सिर्फ 1 मिलियन हुई क्वांटिटी सप्लाइड, तो शॉर्टेज कितनी हुई 4 मिलियन की। तो इसका फायदा हुआ नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ इस मैक्सिमम प्राइस लगाने का? सर कंज्यूमर्स को फायदा हुआ है। फायदा हुआ है, कैसे फायदा हुआ? उनको तो देखिए ना, अगर आप के कंज्यूमर्स को प्राइस कम तो हुई है, लेकिन क्वांटिटी ट्रेड कितनी होगी, क्वांटिटी ट्रेडेड कितनी होगी, हाउ मच क्वांटिटी, हाउ मेनी यूनिट्स विल बी ट्रेडेड एट दिस प्राइस, ओनली 1 मिलियन। बाकी जो लोग पीछे खड़े हैं उनको बोलेंगे चीनी खत्म हो गई है, तो फायदा किनको हुआ, सिर्फ उनको फायदा हुआ जो जिन्होंने खरीद लिया, वो 1 मिलियन लोग, या वो जिन्होंने एक्चुअल में कंज्यूम कर लिया। तो 1 मिलियन केजी फॉर एग्जांपल की कंजम्पशन तक तो बात अच्छी चल रही थी, उसके बाद जो पीछे जितने भी लोग खड़े हैं लाइन में चीनी खरीदने के लिए, उनको कोई फायदा नहीं है, वो तो चीनी से महरूम हो गए, उनको आपने शॉर्ट वो 4 मिलियन का शॉर्टेज आ गया।
फायदा सर सिर्फ तो उनको फिर जिन्होंने ये खरीद लिया। होगा कि सर फिर हम्म, ये होगा कि ब्लैक मार्केट होगी और फिर बेहतरीन, प्राइसेस ज्यादा में उसमें बेचेंगे बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बाकी बेहतरीन। रिक्वायरमेंट। एग्जैक्टली। अब देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको मतलब घर में कोई बोलेगा चीनी लेके आओ, ठीक है, आप गए यूटिलिटी स्टोर, आपने बोला भी चीनी चाहिए, उन्होंने कहा नहीं चीनी तो खत्म हो गई है। क्यों खत्म हो गई है? बोले माल थी तो इतनी बिक गई सारी। अब आप वापस तो आएंगे नहीं, क्योंकि ये एक तरीके से नेसेसरी गुड है। तो आपने कहा चलो और देख लेते हैं, आगे गए एक दुकान पे, उसने बोला हाँ बिल्कुल है, चीनी है। तो आपने कहा दे दें, तो उसने कहा हाँ ये है, लेकिन ये है 120 रुपीज पर केजी। आपने कहा 120, गवर्नमेंट तो 70 का अनाउंस किया गवर्नमेंट ने। तो उसने बोला भाई 120 की हम बेच रहे हैं, आपकी मर्जी है, आपने लेना है तो आप लें, नहीं लेना तो आप जाएं। क्या करेंगे, आप खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? A lot of people will buy, will eventually consume this at a higher price, और इसको हम कहते हैं ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट कौन सी मार्केट है? वो मार्केट है जो कि रिकॉर्ड में नहीं है, मार्केट दैट्स नॉट ऑन रिकॉर्ड। इट मतलब ऑल ट्रांजैक्शंस that are not on record, गवर्नमेंट को पता नहीं हो रहा, थियोरेटिकली पता तो सब है गवर्नमेंट को। और एक्चुअल में लोग खरीदना शुरू हो जाएंगे 120 पे भी। क्यों? क्योंकि वो नेसेसरी गुड है। सही है ना? अगर अगर कोई ऐसी चीज होती है जो कि नेसेसरी नहीं है तो कहते सही है, ठीक है, नहीं खरीद रहे। नेसेसरी गुड है कि उसके बगैर जिंदगी गुजारना थोड़ा मुश्किल है, मतलब एक स्टेपल फूड है ना मेजोरिटी ऑफ यू, हर किसी के लिए यहाँ पे। तो और जब भी मसला आपको अगर पता हो, तो जो पूरा प्रोपेगेंडा जितना है, अभी जो बीच में इन्होंने गवर्नमेंट ने रिपोर्ट भी शाये की थी रिगार्डिंग दिस होल चीनी माफिया, इसमें आप बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट के जो अहदेदार हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, MNAs, MPAs, ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि उनकी खुद की चीनी की अपनी मिलें हैं और फैक्ट्रीज हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो प्राइस ज़्यादा ही चाहेंगे। और ये पूरी जो मार्केट है ना, ये चीनी की मार्केट, सिर्फ आपको ये जो माफिया जो ओलिगोपली है, ये भी एक तरीके से कुछ ही फर्म्स है जो पूरा कंट्रोल कर रही हैं। ये ओलिगोपली की अगर आप टोटल वर्थ देखें तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, $1 मिलियन इंडस्ट्री है ये। एक ऐसी चीज जो कि हमें लगता है कुछ है ही नहीं चीनी, इट्स $1 मिलियन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। और बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया सारे कंज्यूमर्स को। जबकि जबकि रोने की बात तो ये है कि दिस इज समथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड इन योर ओन कंट्री। आप खुद, आपके पास अपनी ज़मीन है जिस पे ये प्रोड्यूस होती है, और कोई ये नहीं कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। और आपके पास बिल्कुल फर्टाइल लैंड और एग्रीकल्चरली टॉप कंट्री है आपकी, तब भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? खैर, तो उसका जो एक रीज़न है, एक रीज़न थोड़ी साइड की बात है, लेकिन मेरे ख्याल से कि इकोनॉमिक्स में हमें पता होनी चाहिए, और आपने बिजनेस में भी पढ़ा होगा इसको। उसमें कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस में पढ़ा होगा, क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? कब आता है ये सिचुएशन, क्या होती है? सर नहीं पढ़ा। नहीं बेटा, चलो मैं बता देता हूँ। ये बिजनेस स्टडीज में है यार, स्टेक होल्डर्स वगैरह जब तुम लोगों ने अगर देखा हो। खैर, तो वैसे ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं आंसर्स में अपने, और बिजनेस में तो खास तौर पे कर सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली क्या सर होता है? ये फड्डा। वो तो नहीं होता कि स्टेक होल्डर्स कुछ चाह रहे हो हाँ और ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स हैं वो कुछ डिसीजन ले रहे हो। हाँ हाँ, बट वो कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक। और ज्यादा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जो स्टेक होल्डर ही दो चीजें चाह रहे हो, मतलब कि फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट मतलब फड्डा, इंटरेस्ट मतलब व्हाट यू आर लुकिंग फॉर ना, व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन। तो फॉर एग्जांपल के एक आप डायरेक्टर हैं कंपनी के, ठीक है, और आपको डिसाइड करना है यार कितने मैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करूं इस वक्त, ठीक है। एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी यू वुड वांट कि यार कम से कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वापस से फ्लो बैक हो सके बिजनेस के अंदर, और हम अपने प्रॉफिट्स को यूज करके ग्रो हो सके। हम फ्लो बैक करते हैं प्रॉफिट्स को, ताकि अपने प्रॉफिट्स को वापस यूज करें टू ग्रो एज अ बिजनेस, और हमें बाहर से लोन ना लेना पड़े। तो एक तो ये
चीज़ है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप चाहेंगे यार हम कम से कम डिविडेंड दें। लेकिन दूसरा मसला क्या है कि यू आर द मेजोरिटी शेयर होल्डर, अगर डिविडेंड आपने दिए सबसे ज़्यादा आप ही को मिलेंगे। तो एक दूसरा इंटरेस्ट ये है कि आप खुद इंटरेस्टेड हैं डिविडेंड कमाने के लिए, तो एक फड्डा आ गया ना। अब क्या करें? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में भी ये मसला है कि एक तो बीइंग द गवर्नमेंट, आपका एम है कि आप लोगों की फलाह महबूब के लिए काम करें, उनको पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें और प्राइसेस कम रखें और क्वांटिटी ज़्यादा हो और लोग खुश रहें, भूखे ना मरें। लेकिन एट द सेम टाइम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में खासतौर पे मसला था। नवाज शरीफ वॉज एन इंडस्ट्रियलिस्ट ना, वो मतलब बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में शेयर्स थे। और लाहौर में अगर आपका जाना हुआ है तो अनहार के नाम से पूरा एक ब्रांड है जो कि वो ओन करती है फैमिली, और भी बड़े ब्रांड थे जो वो ओन करते हैं। तो जो भी वो फैसले करेंगे, अगर वो फॉर एग्जांपल बोलेंगे बिजनेस में टैक्स ज़्यादा लगेगा तो टैक्स उन पे लगेगा, तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपको फैसला लेने में मसला होगा। डोनाल्ड ट्रंप का भी मसला है, डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन, तो वो जितने भी फैसले कर रहा था देवर सपोर्टिंग द बिजनेस कम्युनिटी, तो एक तरीके बिजनेस वाले खुश थे। सिमिलरली नवाज शरीफ से भी अगर आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछें, किसी ऐसे बंदे से जिसको कॉमर्स का थोड़ा पता है, जो रहा है मार्केट में, बड़े खुश थे लोग। द बिजनेस कम्युनिटी वाज वेरी हैप्पी विद नवाज शरीफ। हाँ, आम बंदा ना हो वो अलग बात है, क्योंकि उसको पता है कि बिजनेस होना किस तरीके से चाहिए और वो उसी को सपोर्ट कर रहा था। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है इंटरेस्ट का। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब भी होता है ना, तो यू हैव टू चूज। तो यहाँ पे चीनी वाले मसले में यही हो रहा है कि प्राइसेस जो है हमने तो कम कर दी, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, उन्होंने कहा हम सप्लाई करेंगे ही नहीं, आप कर लें कुछ भी। तो फॉर दिस पॉलिसी टू वर्क, फॉर दिस पॉलिसी टू वर्क होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? कि अब या तो शॉर्टेज आ रही है ना, अब क्या होना चाहिए? मतलब इस पॉलिसी के लिए को काम करने के लिए, मतलब 70 पे ही बिके, अगर गवर्नमेंट चाहती नहीं 70 पे ही बिकेगी और उतनी बिकेगी जितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, जी सर क्या होना चाहिए? सब्सिडाइज वगैरह कर दें, इंसेंटिव दे एक दें। हाँ, एक ऑप्शन तो ये है, लेकिन ना ये लोग डिजर्व नहीं करते इनको सब्सिडी दें। इनके साथ होना क्या चाहिए जो हो रहा है, मतलब एटलीस्ट ऑन पेपर तो गवर्नमेंट ने यही किया। गवर्नमेंट ने ये किया कि भाई गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपके गोदाम में से चीनी मिली तो हम आपको जेल कर देंगे। बात समझ में आ रही है? गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपने पाइलअप किया हुआ है, क्योंकि ये लोग यही करते हैं, इन्वेंट्री पाइलअप कर लेते हैं एंड दे वेट फॉर द प्राइसेस टू राइज। क्योंकि जब आप आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर देंगे मार्केट में, जितनी कम सप्लाई उतनी ज़्यादा प्राइस। तो यही किया हुआ है इन्होंने, सप्लाई कम की हुई है जानबूझ के, और वो वेट करते हैं प्राइस ज़्यादा हो गया, ब्लैक मार्केट में बेच देंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट को एक दूसरा जो ऑन पेपर एटलीस्ट गवर्नमेंट ये कर रही है कि उसने बोला है कि अगर आपके पास से चीनी मिली तो आपको हम जेल कर देंगे। तो मतलब कि उनको एक तो मसला हो ताकि वो पाइलअप ना करें इन्वेंट्रीज को। ठीक है, तो पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई बड़ी अच्छी है, मतलब अगर आप देखें तो आपको बड़ी बेहतरीन लगेगी पढ़ के। लेकिन उससे फायदा क्यों नहीं आ रहा, फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? चीनी का तो भाई मसला है। बेसिकली मसला ये है कि इम्प्लीमेंटेशन खराब है, इम्प्लीमेंट नहीं किया पॉलिसी को सही तरीके से। पॉलिसीज पाकिस्तानी गवर्नमेंट की आप देखें तो अच्छी होती हैं जनरली, किसी भी गवर्नमेंट की, मतलब ऑन पेपर तो बड़ा अच्छा लगता है पढ़ के। रियलिटी में ऑन ग्राउंड चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बिकॉज मेनली देयर द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व। जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं वही लोग फैक्ट्री ओन करते हैं, तो बड़ा मसला हो जाएगा। और द मैक्सिमम प्राइसेस नॉर्मली are not the best way to go about things, not the best way to intervene, because it will result in a black market. There will be a shortage. आपको और पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी टू बैक दिस पॉलिसी, तो दिस माइट नॉट बी द बेस्ट पॉलिसी टू गो विथ। ठीक है, बाकी जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल्स हैं इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करते हैं एंड विल मूव फॉरवर्ड विद दिस। क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। थैंक यू। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।